हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आपका नया वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग एंग्लो मैसूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैसूर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले आपका बहुत सारा अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे अपलोड हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल के नवाब, उसके बाद उत्तर मुग़ल काल के बारे में, इन सभी का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और उसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आ चुका है। और अगला टॉपिक, जैसा कि हम आपसे बोले थे कि मैसूर के बारे में हम लेकर के आएंगे, तो ये आपका वीडियो आ चुका है मैसूर। इसमें आप हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैसूर का उदय हुआ। मैसूर वही मैसूर है जिसे हम लोग आज कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो इसके बारे में देखा जाएगा कि किस तरीके से इसका उदय हुआ, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ मैसूर का। और उस समय एक एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज़ों के बीच और मैसूर में हैदर अली के बीच, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध माना जाता है और इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं, जानते हैं हम लोग क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से था। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखा जाए कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में इस समय उत्तर में मुग़ल का काल चल रहा था। मुग़ल काल चल रहा था, मतलब इस समय मुग़ल का शासन था यहाँ पर। ये भारत है और इसके उत्तर में आपका मुग़ल का शासन चल रहा था। और दक्षिण में, उस समय दक्षिण में मुग़ल का उतना विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था। तो दक्षिण में दो वंश शासन कर रहे थे। एक थे आपको विजयनगर एम्पायर, जिसके बारे में आप लोग एशियंट में, मेडाइवल में पढ़े भी होंगे विजयनगर के बारे में। और दूसरा था आपका बहमनी वंश। ठीक है, कौन सा? बहमनी वंश। ठीक है, ये दोनों आपस में साउथ में इन लोगों का शासन चल रहा था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 1565 में, ये डेट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 1565 में एक तालीकोटा का युद्ध होता है। ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिस युद्ध में विजयनगर और बहमनी के बीच में होता है। ठीक है, साउथ में। और इस युद्ध में विजयनगर की समाप्ति हो जाती है और साउथ में बहुत सारे छोटे छोटे नए राज्य बन करके सामने आते हैं। ठीक है, पहले साउथ में एक बहुत बड़ा एक स्टेट हुआ करता था, जिसमें आधे में विजयनगर का शासन चलता था और दूसरे में बहमनी शासन चल रहा था। लेकिन जब 1565 में इन दोनों के बीच तालीकोटा का युद्ध होता है, तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि तालीकोटा का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1565 में, जिसमें विजयनगर की समाप्ति हो जाती है और बहुत सारे नए नए क्षेत्र साउथ में बन करके आते हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर क्षेत्र नया बन करके आता है, जिसका नाम होता है मैसूर। यहाँ पे ये जिसे आज हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं, इससे पहले इसी मैसूर क्षेत्र का उदय होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज इसी की चर्चा होगी कि आज मैसूर का उदय कैसे हुआ, किन लोगों का इन पे शासन चलता था, और कैसे कैसे हैदर अली कैसे यहाँ पहुँचे, उनके बेटे टीपू सुल्तान यहाँ कैसे पहुँचे, इनके बारे में हम लोग सब आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के माध्यम से तो हम लोग देख लिए। आज हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए हुआ क्या था। यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आपको, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्तर में उस समय मुग़ल का शासन चल रहा था और दक्षिण में विजयनगर और बहमनी का शासन चल रहा था। ठीक है, दक्षिण में विजयनगर और बहमनी का शासन चल रहा था। लेकिन 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध होता है, तो उस समय विजयनगर बहमनी के बीच में, तो विजयनगर पूरी तरीके से समापन हो जाता है और इसी बीच एक नए क्षेत्र साउथ में बन करके आते हैं, जिनका नाम होता है मैसूर। ठीक है, और इसी मैसूर को अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस मैसूर में जो शासन शुरू हुआ था वो किनका था? तो वाडियार वंश, एक नया वाडियार वंश की शुरुआत हुई थी यहाँ पर मैसूर में, जिनका शासन यहाँ शुरू होता है।
ठीक है, कहाँ पे? मैसूर के क्षेत्र में। तो वाडियार वंश की शुरुआत होती है और इस वाडियार वंश में जो राजा बन करके आता है, जो शासक बन के आता है, वो कौन होता है? चिक्का कृष्णराज। ठीक है, तो याद रखिएगा मैसूर का जब उदय होता है तो उस समय वाडियार वंश की स्थापना होती है और उस वाडियार वंश का जो राजा होता है वो चिक्का कृष्णराज होता है। चिक्का कृष्णराज जो होते हैं वो वाडियार वंश के शासक होते हैं और इनके दो सेनापति थे जिनका नाम था नंदराज और देवराज। ठीक है, कर्नाटक मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है, उनके राजा बनते हैं चिक्का कृष्णराज और इस चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति होते हैं नंदराज और देवराज। ठीक है, लेकिन राजा तो होते हैं चिक्का कृष्णराज, लेकिन इनके पास पूरी तरीके से पावर नहीं रहता है क्योंकि इनको उतना आइडिया उनको मालूम नहीं था किस तरीके से शासन किया जाता है, क्या किया जाता है। तो इनके जो जितना भी पावर था वो इनके सेनापतियों के हाथ में था, सेनापति के हाथ में। ठीक है, ये लोग ज़्यादा पावरफुल थे, यही लोग पूरे मैसूर को चलाते थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जिसका राजा होता है चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति होते हैं, एक नंदराज और देवराज। और इसी नंदराज जो सेनापति होता है, इसी नंदराज की सेना में हैदर अली का प्रवेश होता है। ठीक है, यही हैदर अली जिनके बारे में हम लोग हिस्ट्री में बहुत कुछ जानते हैं, तो वही हैदर अली हैं जो एक सेना के रूप में, एक सिपाही के रूप में नंदराज की सेना में भर्ती होते हैं। ठीक है, और ये हैदर अली अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी काबिलियत को दिखाते हुए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते हुए ये धीरे धीरे क्या करते हैं, सेनापति के मतलब सेना के लेवल मतलब हेड बन जाते हैं, उस सेना के नंदराज की सेना के हेड बन जाते हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये नंदराज की हत्या कर देते हैं। नंदराज और देवराज दोनों की हत्या करके इस मैसूर का शासन अपने अंडर में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वाडियार वंश, उनके राजा चिक्का कृष्णराज, उनके दो सेनापति थे नंदराज और देवराज। और नंदराज की सेना में एक सिपाही भर्ती होता है हैदर अली। ठीक है, और यही हैदर अली अपनी टैलेंट के बल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक दिन आके नंदराज की हत्या कर देता है। ठीक है, नंदराज की हत्या कर देता है और मैसूर का शासक बन जाता है। क्योंकि जो भी पावर था, जो भी मैसूर में जो भी शासन चल रहा था वो किनके द्वारा चल रहा था, तो इनके सेनापतियों के द्वारा। तो सेनापति की जब हत्या ये लोग ये कर देते हैं हैदर अली, तो फिर यही शासक बन जाते हैं मैसूर की। ठीक है, और इसी हैदर अली के बेटे रहते हैं टीपू सुल्तान, जिनके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ही फेमस आदमी है ये। इन्होंने ही कहा था कि 100 दिन भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जी करके मर जाया जाए। इनके बारे में हम आगे बताएंगे भी कैसे कैसे अंग्रेज़ों के साथ इनसे युद्ध हुआ था। तो हैदर अली, आइए हैदर अली के बारे में हम लोग जानते हैं। हैदर अली का जन्म कर्नाटक के कोलार ज़िले में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कर्नाटक के कोलार ज़िले में होता है। हैदर अली जो हैं वो डिंडीगुल में ये फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। ठीक है, जब ये 1760 से 1782 तक मैसूर के शासक बने होते हैं तो उस समय ये फ्रांस की मदद से, फ्रांस इनके सहयोगी होते हैं, फ्रांस की मदद से डिंडीगुल में ये एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी, तो हैदर अली ने ही की थी। ठीक है, हैदर अली की शासक कब बने थे मैसूर के, तो 1760 से लेकर के 1782 तक। ठीक है, ये मैसूर के शासक बनते हैं। और 1782 में क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो होता है, टोटल एंग्लो मैसूर वार हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टोटल एंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है वो 4 होता है, जिसमें से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में टीम हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में 1882 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर इनके बेटे आते हैं टीपू सुल्तान, यही आके कमान संभालते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने। किसके सहयोग से? तो फ्रांसीसियों के सहयोग से। इनका शासन कब से कब तक चला? तो 1760 से लेके 1782 तक। ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1782 में सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और हैदर अली का ही ये एक प्रसिद्ध कथन था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसने कहा था? तो हैदर अली ने कहा था कि मैं अंग्रेज की स्थल शक्ति को तो समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन सामुद्रिक शक्ति को नहीं सुखा सकता है। ठीक है। ये बात हैदर अली ने ही कहा था। इसे कहने का मतलब क्या हुआ? हैदर अली इतने ही ज़्यादा पावरफुल थे और इतनी बार अंग्रेज़ों को हरा चुके थे कि इन्होंने कहा था कि इनकी स्थल शक्ति, इनकी ज़मीनी शक्ति को हम समाप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सामुद्रिक शक्ति को सुखा नहीं सकते। क्योंकि अगर हम इनको समाप्त करके खदेड़ के निकाल भी देंगे तो फिर कल हमारे जाने के बाद ये फिर समुद्र के माध्यम से फिर से वापस आ जाएंगे और फिर से राज करना शुरू कर देंगे। तो यही कथन इन्होंने हैदर अली ने कहा था। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ये कथन किसने कहा था? तो हैदर अली ने ही कहा था। ठीक है। चलिए, हैदर अली ने, इनके बारे में और भी कुछ जाना जाए कि हैदर अली ने गंजाम शहर, ठीक है, और लाल बाग की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। गंजाम शहर का निर्माण हैदर अली ने ही किया था और लाल बाग नामक एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, जिनकी स्थापना भी हैदर अली ने ही करवाई थी। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लाल बाग की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने। गंजाम शहर की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। ठीक है। हैदर अली के वंशज का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो कोलार में है। कोलार जिले में हैदर अली इनका जन्म भी हुआ था, तो इसलिए इनका जो मकबरा अगर पूछा जाए तो ये कहाँ है? तो ये भी कोलार जिले में ही है। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान राजा बन जाता है मैसूर का। ठीक है। तो ये मैसूर का राजा कब से कब तक बनता है? तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु होती है। उसी के बाद ये कमान संभालते हैं और 1782 से लेके 1799 तक मैसूर के राजा बने रहते हैं। और 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जब होता है तो इस चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी 1799 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और यहाँ से इनका जो वंशज था, इनका जो मतलब राज करने का ये जो शासन चल रहा था वो अब ख़त्म हो जाता है। ठीक है। हैदर अली और उनके बेटे जब टीपू सुल्तान आते हैं, इनके मरने के बाद फिर से मैसूर वंश का जो शासन होता है वो फिर से वाडियार वंश के हाथ में चला जाता है। लेकिन वो वाडियार वंश के हाथ में नाम मात्र का रहता है। पूरा मैसूर अब चला जाता है किसके क्षेत्र में? अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। क्योंकि 4 एंग्लो मैसूर युद्ध जब होते हैं तो इन सब युद्ध में अंग्रेज़ जीत जाते हैं और मैसूर को पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लेते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी कि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, पूरा डिटेल में आता है। ये प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका डेट बताइए। किस संधि से समाप्त हुआ था? किन किन लोगों के बीच में हुआ था? ये जब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये सारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, अभी आपको ऊपर में बताया भी था कि इन्होंने, टीपू सुल्तान ने ये कहा था, इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? टीपू सुल्तान ने ही कही थी। ठीक है। तो और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम को बनाया था। ठीक है। श्रीरंगपत्तनम में इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम को बनाई थी और वहीं पर एक वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। ठीक है। चलिए आगे आइए। 1787 में टीपू सुल्तान बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है। बादशाह की उपाधि 1787 में, 1787 में टीपू सुल्तान अपने बादशाह की उपाधि धारण करते हैं और इन्हें क्रांतिकारी पुत्र भी कहा गया है। ठीक है। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार नेपोलियन को क्रांतिकारी पुत्र कहा गया था, उसी प्रकार टीपू सुल्तान को भारत का सपूत कहा गया है। ठीक है। क्योंकि बहुत ही जांबाजी से और बहुत ही मतलब निडर होकर के ये अंग्रेज़ों का सामना करते थे और अंग्रेज़ों से मुकाबला करते थे। ठीक है। और बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीते भी हैं अंग्रेज़ों के साथ, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों।
ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ बोल रहा है कि नेपोलियन ने, जिस तरीके से नेपोलियन को क्रांतिकारी पुत्र कहा जाता था, उसी तरीके से टीपू सुल्तान को भारत का सपूत कहा जाता है। ठीक है। टीपू सुल्तान ने यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने विदेशों में अपना राजदूत की स्थापना की थी। ठीक है, अपने राजदूतों की दूतावास की स्थापना विदेशों में की थी। ठीक। और अंग्रेजी अधिकारी थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा है। अशांत आत्मा, अशांत आत्मा क्यों कहा? क्योंकि वो बेचैन रहते थे, हर वक्त वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को वो भारत से बाहर भगाना चाहते थे। तो अक्सर भी अंग्रेज़ों से हारने के बाद भी ये कई बार दूसरे से सहयोग ले लेकर के फिर से वापस आते थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो इसीलिए थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा। मतलब इनकी आत्मा हमेशा शांत नहीं रहती, अक्सर मतलब चंचल रहती है, हर वक्त वे इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अशांत आत्मा किसने, टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था? तो थॉमस मुनरो ने कहा था। ठीक है। और फिर उसके बाद फ्रांस के सहयोग से इन्होंने जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी। भी याद रखिएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने ही की थी। ठीक है। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस के सहयोग से मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की थी। ठीक है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये कोटेशन भी कभी कभी पढ़ लिया कीजिए, आप ही लोगों के लिए लगाते हैं ताकि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था, किन के बीच हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ और किस वर्ष में हुआ। ठीक है। तो चलिए जानते हैं। पूरी तरीके से हम लोग ग्राफिकली पढ़ेंगे, एकदम डायग्राम बना करके, ताकि अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, इसको याद कैसे करना है, याद करने का तरीका, पहले आप लोग एक बार पूरा वर्ष एक बार में पढ़ लीजिए कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ और चौथा कब हुआ। फिर उसके बाद संधि पढ़ लीजिए कि पहला युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, दूसरा किससे हुआ, तीसरा किससे हुआ और चौथा किससे हुआ। ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में विशेष पढ़ेंगे और उसके बाद गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे कि इस युद्ध में गवर्नर कौन था भारत का। ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत, यहाँ एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेज और मैसूर के बीच में होती है। ठीक है। ये लोग अपना राज्य विस्तार करने के लिए, मैसूर को हड़पने के लिए अंग्रेज जो है मैसूर के साथ, हैदर अली के साथ युद्ध करते हैं, क्योंकि जो वो देखते हैं कि हैदर अली जो है वो बहुत तेज़ी से अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और मैसूर के साथ वे अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे थे, अंग्रेज़ों की क्षेत्र तक वो आगे बढ़ रहे थे। तो अंग्रेज़ों को डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे एरिया में ना आ जाए, तो इसीलिए इन लोगों के साथ युद्ध हुआ था। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1767 से 69 तक, 69 तक। ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 तक। ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 80 से 84। ठीक है। याद रखिएगा, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784। पहला कब हुआ? 1767 से 69, 67 से 69। और दूसरा हुआ 80 से 84, 80 से 84 के बीच में यह एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये होता है 90 से 92 के बीच में, 1790 से लेके 1792 तक यह तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध चलता है। ठीक है। और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब चलता है? तो 1799 में यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है और यहाँ पे टीपू सुल्तान की यह मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे जाके एंग्लो मैसूर युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो याद हो गया, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? रिवाइज कीजिए एक बार। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69। दूसरा कब हुआ? 80 से 84। तीसरा कब हुआ? 90 से 92 के बीच में। और चौथा कब हुआ? 1799 में। ठीक है। तो याद रख गया, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और चौथा 1799 में। ठीक है। ये याद हो गया होगा, आशा करते हैं कि याद ही हो गया होगा, ईयर, वर्ष, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा, इनको ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे भी। चलिए आते हैं संधि में अब। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की जो संधि होती है वो मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होता है? तो मद्रास की संधि से। ठीक है। ये भी कई बार पूछे गए हैं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मैंगलोर की संधि से।
ठीक है। तो पहला हुआ मद्रास की संधि, दूसरा हुआ मैंगलोर की संधि 1784 में, तीसरा हुआ श्रीरंगपत्तनम की संधि, और चौथा में कोई संधि नहीं होती है, क्योंकि चौथा में पूरी तरीके से टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है तो अब संधि होगी किससे, क्योंकि अब उस वंश का तो समापन हो जाता है, तो मैसूर जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है, तो इसीलिए किसी तरीके की कोई संधि नहीं होती है चौथे में। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि, ठीक है। दूसरा किससे? तो मैंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपत्तनम की संधि। तो इन 3 संधि को आप याद रखिएगा, पहला मद्रास की संधि, दूसरा श्रीरंगपत्तनम की संधि, और चौथा दूसरा मैंगलोर की संधि, और तीसरा हुआ था आपका श्रीरंगपत्तनम की संधि, ठीक है। तो डेट भी याद हो गया और आपका संधि भी याद हो गया कि किस संधि से ये युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि स्टार्टिंग में अंग्रेज मराठा और निज़ाम ये तीनों एक साथ थे, और जो मैसूर में जो हैदर अली थे वो अलग थे, अकेले थे, ठीक है। मतलब एक तरफ हैदर अली थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ मराठा और निज़ाम ये तीनों एक साथ मिल गए थे शुरुआत में युद्ध करने वाले जब थे। लेकिन युद्ध होने से पहले ही हैदर अली ने चालाकी से मराठा और निज़ाम को भी अपने अंडर में मिला लिया। अंग्रेज़ों से हटा के मराठा और निज़ाम को वो अपने अंडर में हैदर अली मिला लिए, और उसके बाद जब प्रथम युद्ध होता है तो कौन कौन एक साथ रहते हैं? निज़ाम, मराठा और हैदर अली ये तीनों एक साथ युद्ध करते हैं और अंग्रेज़ अकेले रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी होती है? तो हैदर अली की जीत होती है। हैदर अली ये प्रथम युद्ध जीत जाते हैं और मद्रास की संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में किसके साथ हुआ था? तो एक तरफ थे निज़ाम, मराठा और हैदर अली, और दूसरे तरफ अकेले अंग्रेज़ थे, जिसमें जीत किसकी होती है? तो हैदर अली की जीत होती है। और उस समय जो गवर्नर था उस समय भारत का, जब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में जो गवर्नर थे उस समय वो कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट थे, ठीक है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लें। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69। किस संधि से समाप्त हुआ? मद्रास की संधि। किनके बीच हुआ? तो एक तरफ थे निज़ाम, मराठा और हैदर अली, और दूसरे तरफ थे अंग्रेज़, और उस समय गवर्नर कौन थे भारत के? तो लॉर्ड वेरेलस्ट थे, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरे में आइए। दूसरे में क्या होता है कि जब यहाँ पे मद्रास की संधि होती है तो इस मद्रास की संधि को अंग्रेज उल्लंघन करते हैं, इस संधि का, उस संधि की बात नहीं मानते हैं, जिसके कारण यहाँ पर फिर से सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हो जाता है। तो अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन के चलते यह युद्ध होता है, ठीक है। अंग्रेजी, इसमें याद रखिएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें कौन कर रहे थे? तो आयर कूट कर रहे थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? आयर कूट कर रहे थे। लेकिन प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में भी याद रखना है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जनरल स्मिथ कर रहे थे। ये भी एग्जाम में याद रखना है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेरेलस्ट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जनरल स्मिथ कर रहे थे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कौन थे? जनरल स्मिथ हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। भारत के गवर्नर वैरेन हेस्टिंग थे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयर कूट कर रहा था, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? आयर कूट थे, ठीक है। सर आयर कूट थे, ये इस अंग्रेजी सेना के कमांडिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके हेड यही थे। और फिर होता क्या है कि उस समय जब पोर्टोनोवा का युद्ध 1782 में जब होता है, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में होती है? तो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में होती है। और कौन से युद्ध में? जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध पोर्टोनोवा के पास लड़ा जा रहा था, तो उसी पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस युद्ध में हुआ है इसकी मृत्यु? तो पोर्टोनोवा के युद्ध में। कौन सा था वो एंग्लो मैसूर युद्ध? जो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध था। कब हुआ था? तो 1782 में, ठीक है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद टीपू सुल्तान आके नेतृत्व संभालते हैं, कमांड करते हैं, और यह युद्ध बराबरी पर समाप्त हो जाता है। किस संधि से? मैंगलोर की संधि से,
ठीक है। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में, तो फिर टीपू सुल्तान आके कमांड करते हैं, कमान संभालते हैं और उसके बाद यह युद्ध बराबरी पर ख़त्म हो जाता है। इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है और मैंगलोर की संधि में ये समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर थे। ठीक है। तो आप लोगों को याद हो गया होगा अच्छे से, एक ही बात को हम कई बार बता रहे हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को रटा जाए, ताकि आपको दोबारा फिर से किताब आ गया कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1790 से 92 के बीच। होता क्या है देखिए, अंग्रेजी सेना का होता क्या है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान जो होते हैं, जब ये सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्ति होती है तो लेकिन इनका मन नहीं मानता है, ये फिर चाहते हैं कि फिर अंग्रेज से जाकर के युद्ध करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बाहर, इनका जो दूतावास बाहर में था, तो इन लोगों ने बाहर के राजाओं से, बाहर के लोगों से सपोर्ट मांगा। ठीक है, अपना राजदूत भेज के, जैसे कस्तुनतुनिया से, फ्रांस से, फिर और भी बहुत सारे दूसरे देश से, उन लोगों से उनसे सपोर्ट मांगा और सपोर्ट मांगने के बाद उनकी सेना मंगवा के उनसे युद्ध किए। किससे? अंग्रेज से। ठीक है। तो फिर ये जाके तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू होता है। ठीक है। और इस तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। ठीक है। और जब ये हारते हैं तो हारने के बाद इनके साथ जो संधि होती है, श्रीरंगपत्तनम की संधि, ये संधि इनके लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। बहुत ही अपमानजनक संधि, क्योंकि इस संधि में इनसे सब कुछ ले लिया गया था। लगभग पूरा मैसूर का आधा से ज़्यादा पूरा राज्य, बहुत सारा धन दौलत, मतलब सब कुछ इनसे ले लिया गया था। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अपमानजनक संधि थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है। और ये आज पूरी तरीके से आप अंग्रेज़ के ही अंडर में आ गए थे। तो याद रखिएगा, इसमें सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो जनरल मेडोज कर रहे थे। ठीक है, जनरल मेडोज। ठीक है। पहले वाले में कौन थे? जनरल स्मिथ। दूसरे वाले में कौन थे? आयरकूट। और तीसरे वाले में कौन है? जनरल मेडोज इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। और गवर्नर कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है। पहले सेकंड वाले में गवर्नर कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग थे। सेकंड वाले में वैरेन हेस्टिंग, पहले वाले में लॉर्ड वेरेलस्ट, सेकंड वाले में वैरेन हेस्टिंग थे और तीसरे में कॉर्नवालिस गवर्नर थे। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि, और तीसरी किस संधि से समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और किस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जनरल मेडोज कर रहे थे। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90 से 92 के बीच में। अब आते हैं हम लोग चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो वेलेस्ली थे। याद रखिएगा, वेलेस्ली उस समय गवर्नर बन के आते हैं। और जब वे नए नए गवर्नर बन के आते हैं तो वे अपनी सहायक संधि को सारे राज्यों में थोपते हैं। हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि सहायक संधि, जिसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, ये आखिर था क्या। ठीक है। इस सहायक संधि ये क्या थी, और सबसे पहले इस सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो डुप्ले ने की थी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी। ठीक है। लेकिन इस सही तरीके से ये इसको नहीं आगे लेके जा सके थे। तो उसके बाद एक नया रूप, वेलेस्ली ने इस सहायक संधि को नया रूप दिया था और उनसे बहुत ज़्यादा इस सहायक संधि को आगे लेकर के गए थे और इससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ था। ठीक है। तो जब वेलेस्ली गवर्नर बन के आए तो उस समय वो अपनी नई नई सहायक संधि लेकर के आए थे और सारे राज्यों पर ज़बरदस्ती अपनी सहायक संधि को थोप रहे थे। तो जब वे मैसूर के पास भी ये सहायक संधि लेके गए ये लोग, वेलेस्ली, तो मैसूर ने, टीपू सुल्तान ने इसको मना कर दिया। तो टीपू सुल्तान ने जब मना कर दिया तो वेलेस्ली ने इनके साथ युद्ध कर दिया। मतलब इनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए कि हम चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध फिर से होगा और इसमें इनको पूरी तरीके से समाप्ति कर दिया जाए। तो वेलेस्ली ने इस चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर पूरा मैसूर अंग्रेज के अंडर में आ जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। इसकी वजह क्या थी इस युद्ध होने की? तो वही थी, सहायक संधि को टीपू सुल्तान नहीं मान रहे थे, तो जिसके वजह से वेलेस्ली ने चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध कर दिया। ठीक है। जिस चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर इनके अंडर में आ जाता है। ठीक है। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चौथे में कौन कर रहा था? तो जनरल स्टुअर्ट कर रहे थे। कौन थे? जनरल स्टुअर्ट। पहले में जनरल स्मिथ, दूसरे में कौन थे? पहले में आपके जनरल स्मिथ थे, दूसरे में कौन थे? सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में आपके थे, पहले वाले में तो जनरल स्मिथ हो गया, सेकंड वाले में आपके ये थे आयरकूट थे, सॉरी आयरकूट। सेकंड वाले में आयरकूट थे, तीसरे वाले में कौन थे? तो तीसरे वाले में आपके जनरल मेडोज थे और चौथे वाले में आपके कौन थे? चौथे वाले में आपके जनरल स्टुअर्ट थे।
ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। जनरल स्मिथ, ठीक है, आयरकूट, फिर उसके बाद चौथे वाले में आपके जनरल स्टुअर्ट हो गए, या तीसरे में जनरल मेडोज हो गए। तो कोई दिक्कत? सारा चीज़ याद हो गया आप लोगों को अच्छे से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिटेल में एक एक चीज़ आपको ये बताए हैं ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए, तो आज ये आपका मैसूर पूरा ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिया जाए, या ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में किया जाए? ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग करके हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तो ऑब्जेक्टिव आराम से आसानी से बना सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की थी? तो हम जानते हैं, हम आपको बताया था, फ्रांस की मदद से डिंडीगुल में किया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, सब लोग जानता है। तो दूसरा और तीसरा किस संधि से समाप्त हुआ, जल्दी बताइए। दूसरा और तीसरा किस संधि से समाप्त हुआ है? तो दूसरा मैंगलोर की संधि और तीसरा श्रीरंगपत्तनम की संधि से समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला देखते हैं। मैं अंग्रेज की स्थल शक्ति को सुखा सकता हूं, लेकिन अंग्रेज की सामुद्रिक शक्ति को नहीं सुखा सकता, ये किसने कहा था? तो हैदर अली ने ही ये कथन कहा था। याद है ना, हम आपको बताया भी था यह कथन किसने कहा था? तो हैदर अली ने। देखिए क्वेश्चन में आ भी गया, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? देखिए हम आपको बताया था, इससे पहले ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपना राजदूत कहाँ भेजा था? तो टीपू सुल्तान ने अपना राजदूत तुर्की में, मॉरिशस में, फ्रांस में, कस्तूनतुनिया, सब जगह भेजा था। तो ये कितना हो जाएगा? सभी जगह। तो वही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध करने के लिए उन्होंने अपने दूत को कहाँ कहाँ भेजा था? तो इन सारे देशों में भेजा था। ठीक है, चलिए ये फिर ये टीपू सुल्तान का कथन देखिए आ गया, कह रहा है कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। ये कथन किसका है? तो जाहिर सी बात है, ये हम आपको बता चुके हैं, ये किसका कथन है? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान ने यह बात कही थी। ठीक है, किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की थी? तो किसने की थी? आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना किसने की थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, टीपू ने ही दूतावास की स्थापना किया था, इसी ने शुरुआत किया था। ठीक है, निम्न में से कौन फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन का सदस्य बना? तो जैकोबिन का सदस्य कौन बना था? तो टीपू बना था। ठीक है, जैकोबिन का जो सदस्य बना था, तो वो कौन बना था? टीपू। क्यों? क्योंकि जैकोबिन क्लब की स्थापना भी उसने फ्रांस के सहयोग से भारत में इसने किया था, तो उसका सदस्य भी कौन बनेगा? तो टीपू ही बना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। किसने श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराया था? कौन सा राजा था जिसने मंदिर को पुनर्निर्माण करने के लिए, मतलब मंदिर को फिर से, जो ध्वस्त हो गई थी मंदिर, उसको फिर से निर्माण करने के लिए, शारदा देवी की मूर्ति को फिर से निर्माण करने के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराया था? तो ये किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने ही किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने ही ये काम किया था। तो टीपू सुल्तान के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसने इस पाश्चात्य सैन्य पद्धति को अपनाया था, ये सही है। इसको विदेशी लेखों ने सीधा साधा दैत्य कहा है, ये भी सही है। और यह उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषा का ज्ञात था, ये भी सही है। तो टीपू सुल्तान बहुत ही ज्ञानी आदमी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था? जल्दी बताइए, आप लोगों को हम बता चुके हैं ये चीज़ कि तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, तो चौथे में कौन गवर्नर जनरल बन के आया था? आपको मालूम होना चाहिए। वेलेस्ली के बारे में हम पढ़ा था ना कि वेलेस्ली ही आया था सहायक संधि लेकर के, तो सहायक संधि को टीपू सुल्तान नहीं मानते, तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के चलते हो गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेलेस्ली। अब आ गया ये, निम्न में से किसने माप तौल की प्रणाली और नया कैलेंडर जारी किया था? तो ये किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने ही किया था। माप तौल की एक नई प्रणाली और एक नया कैलेंडर जारी किया था, तो ये किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने ही ये काम किया था। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको करवा दिए हैं। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पॉइंट बाय पॉइंट, ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी फैक्ट रह रहे हैं, उन सारे फैक्ट को आपके सामने हम रख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। अब आपका काम है कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके इसको अच्छे से रट लीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, आपको पूरी तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए हम एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो था आपका मैसूर का था। अब अगला जो वीडियो आएगा वो वीडियो आपका आएगा सिख को लेके आएगा, ठीक है, एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है, सिख के बारे में बताएंगे, जिसमें जितने भी 10 सिख गुरु आए थे, गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, या जितने भी गुरु लोग थे उन सारे गुरुओं के बारे में हम बताएंगे। फिर एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था उसके बारे में बताएंगे। फिर अगला वीडियो लेकर के आएंगे मराठा के बारे में। इसी तरीके से धीरे धीरे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो सीरीज आता रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यही सब चीज़ खाली ईपीएफओ में पूछा जाएगा जो एग्ज़ाम होने वाला, और बहुत ही अच्छा चांस है हाँ हम सब के लिए कि इसको पूरी तरीके से ग्रैब किया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, वीडियो देखें, ऑब्जेक्टिव बनाएं, तो आपको मन भी लगेगा करने में, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगा कि थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा भी हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो और आगे बनाते रहने का जल्दी जल्दी। तो आप ही लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।